एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम कार्बन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक मैंने लिया है आपके CSI नेट के सिलेबस से, दैट इज मेनली फ्रॉम इकोलॉजी पोर्शन, जिसे हम यूनिट नंबर 10 के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो अप्लाइड इकोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पे बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में जानने को मिलता है और उसी में से मैं एक पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें कि हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि बायोजियो केमिकल साइकिल होती क्या है। सो इन इकोलॉजी एंड अर्थ साइंस, a biogeochemical cycle or substance turnover or cycling of a substance is the pathway by which the chemical substance move through the biotic, that is the biosphere, and abiotic compartment like lithosphere, hydrosphere and atmosphere of the earth. यानी सिंपल सी बात कहें तो यहाँ पे एक साइकिल की बात हो रही है एंड साइकिल इज समथिंग कि मान लीजिए किसी पॉइंट से कोई चीज चली एंड वापस से उसी पॉइंट पे लौट आना, दैट इज व्हाट दिस साइकिल, एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेना। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई भी, जैसे कि आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल में भी आप क्या पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन को प्लांट ने कैसे लिया और प्लांट ने उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के बाद वापस से इन्वायरमेंट को कैसे लौटाया, दैट इज व्हाट दी एवरीथिंग अबाउट दी साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम कुछ एलिमेंट के साइकिल के बारे में पढ़ते हैं और ये जो साइकिल होता है ये मेनली बायोटिक यानी बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, इन सब से होकर गुजरता है, जिनमें से बायोस्फीयर को हम लिविंग कंसिडर करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, एंड बाकी सबको हम एबायोटिक कहते हैं, जो कि हो गया लिथोस्फीयर यानी रॉक से डील करता हुआ, हाइड्रोस्फीयर वाटर से डील करता हुआ, एटमोस्फियर यानी पूरे इन्वायरमेंट से डील करता हुआ। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल important to living organism including the water, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में ये 5 टाइप के साइकिल है जिसे हम मेजर तरीके से स्टडी करते हैं। इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, एलिमेंट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, मिनरल साइकिल एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये टोटल 4 नाम दिए गए हैं इस पर्टिकुलर बायोजियोकेमिकल साइकिल को। तो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा, दैट इज मेनली योर कार्बन साइकिल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज कंजम्पशन के बारे में, दैट इज केमिकल कंसंट्रेट इन द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड रिटर्न टू द सॉइल विया द डीकम्पोजिशन। यानी किसी भी लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल आपने पढ़ा होगा, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो किसी भी लेवल पे कोई भी एलिमेंट को गेन किया जाए या कंज्यूम किया जाए वो वापस से लौट के सॉइल में चला आता है। क्योंकि मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल ये रहा सॉइल एरिया, यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, प्लांट ने मान लीजिए किसी एलिमेंट को लिया, एलिमेंट का नाम है एक्स। इस प्लांट पे किसने फीड किया, हर्बीवोर ने फीड किया, तो उस हर्बीवोर की बॉडी में भी वो एक्स गया। इसके बाद मान लीजिए इस हर्बीवोर पे किसी कार्निवोर ने फीड किया तो उसकी बॉडी में भी वो एक्स कंपाउंड जाएगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है सिमिलरली इट विल बी फॉलोड बाय द सक्सेसिव लेवल। तो मान लीजिए अगर प्लांट की यहाँ डेथ हो जाती है तो क्या होगा, डेथ होने के बाद उसका सारा का सारा डेड मैटर सॉइल में आकर मिल जाएगा, यानी सीधी सी बात है डीकम्पोज हो जाएगा। एंड डीकम्पोजिशन होता है तो कोई चीज वापस से सॉइल में ही आकर मिल जाती है। अब डेथ की बात करें तो प्लांट की भी डेथ हो सकती है, हर्बीवोर की भी हो सकती है, या फिर कार्निवोर की भी हो सकती है, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स की भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस ग्राफ से आपको ये चीज समझने को मिलती है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कोई भी चीज को गेन किया जाए, डीकम्पोज होकर उसको वापस से सॉइल में ही आना है। दिस इज व्हाट दी केमिकल साइक्लिंग, यानी किसी भी लेवल पे वो केमिकल जाए, किसी भी लेवल पे वो एलिमेंट जाए, वापस से लौट के उसको सॉइल में ही चला आना है। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है दैट इज द कार्बन साइकिल। तो ये कार्बन साइकिल है क्या? सो कार्बन साइकिल इज द गैसियस साइकिल, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ऑब्वियसली कार्बन को हम देखते हैं तो इसलिए हम इसे गैसियस साइकिल के नाम से जानते हैं। कार्बन सर्कुलेट इन द फॉर्म ऑफ अ CO2 बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में पूरे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करता है, जिसमें से कि वो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन सब से होकर वो गुजरता है, इसलिए हम इसको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से होकर गुजरता है ऐसा कह रहे हैं। मेन रिजर्वर की बात करें, अब कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं लेकिन कार्बन साइकिल एक्चुअल में कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका मेन रिजर्वर कहाँ है?
कहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है? सो द मेन रिजर्वर ऑफ द कार्बन एलिमेंट इज द सी वाटर। सी वाटर इज वन ऑफ द मेन रिजर्वर। इसके बाद एटमोस्फियर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द एटमोस्फेरिक CO2। रॉक में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द लाइमस्टोन एंड कोल। सॉइल में प्रेजेंट है, इनफैक्ट हमारे में भी प्रेजेंट है, दैट इज लिविंग बीइंग में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। क्योंकि इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबका स्ट्रक्चर में आपको कार्बन बैकबोन मिलेगा, यानी कार्बन के बिना ये सब चीजें नहीं बन सकती हैं। एंड दैट इज वाई ये एक मेन रिजर्वर हो जाते हैं। इतने सारे रिजर्वर आप देख रहे हो। एनिमल्स में विद द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एनिमल्स में देख लीजिए, जैसे कि एंडोस्केलेटन की बात करें तो बॉडी के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन, एक्सो की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के ऊपर स्केलेटन रखते हैं, तो उनके में भी कार्बन कंटेंट पाया जाता है। एलिमेंटल या प्योर फॉर्म का कार्बन, जिसको कि हम मेनली डायमंड या फिर ग्रेफाइट नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बोनेटेड फॉर्म में सॉल्ट हमें मिलता है, एंड वेरियस लाइक ये सॉल्ट जो है वेरियस मिनरल्स के फॉर्म होते हैं। तो इतने सारे एरिया जो है रिजर्वर की तरह काम करते हैं कार्बन एलिमेंट के लिए। एंड दैट इज वाई जो कार्बन यूटिलाइज हुआ उसका वापस से भी साइकिल के थ्रू लौटना जरूरी हो जाता है। लार्जेस्ट रिजर्वर की बात करें, मतलब ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, ये 3 पॉइंट, ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट रिजर्वर की बात करें ऑफ द कार्बन इज द सेडिमेंट्री रॉक। जो लार्जेस्ट रिजर्वर है, मतलब ये तो मैं हमने कंपोनेंट की बात की है कि कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट की कि सबसे ज्यादा बड़ा रिजर्वर कौन सा है कार्बन का, तो वो है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल। सेडिमेंट्री रॉक आप कह सकते हो बहुत से मिनरल्स और बहुत से अलग अलग ऑर्गेनिक पार्टिकल के थ्रू कोई चीज जो है दैट इज बार बार एक्यूमुलेट हुई है, कलेक्ट हुई है, डिपॉजिट हुई है, और उसके बाद वो एक रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट हुई है, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया लाइमस्टोन। तो अगर हम रिजर्वर फॉर्म की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि हो गया लाइमस्टोन, इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ कार्बन। लेकिन अगर हम बात करते हैं दैट इज द लोकेशन वाइज कि किस एरिया में, किस लोकेशन में या किस एरिया में ज्यादा पाया जाता है या किस सिस्टम में ज्यादा पाया जाता है, तब थोड़ा सा आंसर स्विच होगा। ये तो हमने फॉर्म की बात की, किस फॉर्म में जो है ज्यादा रिजर्व होके रखा है कार्बन। सो द ओशन आर बाय फार द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ कार्बन। सबसे बड़ा रिजर्वर जो है आज के टाइम में ओशन को माना जाता है, दैट इज कार्बन का। फॉलोड बाय द जियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जैसे कि हो गया फॉसिल फ्यूल का मीनिंग आई होप सबको पता होगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्टार सैंड्स, क्रूड ऑयल, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो है ओशन में पाया जाता है, लार्जेस्ट रिजर्वर। इसके बाद है फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, इसके बाद टेरेस्ट्रियल सरफेस जिसमें कि आपको प्लांट एंड सॉइल में देखने को मिल सकता है, एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, एंड लास्टली दैट इज एटमोस्फियर। तो इसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है कि सबसे हाई आपको ओशन में देखने को मिलेगा, देन फॉसिल फ्यूल रिजर्व, देन टेरेस्ट्रियल सरफेस, एंड आफ्टर दैट एटमोस्फियर। इसी को हम जो है अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो रिजर्वर के तौर पे लार्ज लेक सेडिमेंट्स के तौर पे भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, फॉलोड बाय द टेरेस्ट्रियल सॉइल, देन एटमोस्फियरिक CO2, एंड लास्ट इज द टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। यानी अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो सबसे कम जो है आपको टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन में देखने को मिलेगा अगर आप सबको कंपेयर करते हो तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो। 2-3 तरीके से जो है अरेंज करके लिखा जाता है, लेकिन समहाउ मीनिंग एक ही है। ओशन की बात कर रहे हैं मतलब वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, और वाटर बॉडी जो है एक ढंग से लार्जेस्ट रिजर्वर की तरह कंसीडर की जाती है। यहाँ बीच से इन्होंने फॉसिल फ्यूल हटा दिया है, लेकिन उसके बाद टेरेस्ट्रियल सरफेस यानी टेरेस्ट्रियल सॉइल, दोनों का मीनिंग बराबर है। फिर यहाँ पे एटमोस्फियर लिखा है, यहाँ पे एटमोस्फेरिक CO2 लिखा है, यहाँ पे इन्होंने एक और ऐड कर दिया है दैट इज टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। तो ये हो गई कार्बन साइकिल की कुछ बातें कि कैसे कैसे चीजें सारी की सारी काम कर रही हैं। तो देखिए कार्बन साइकिल को स्टडी करने के लिए हमें 2 प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। पहला तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्स किया जाता है, यानी CO2 को लिया जाता है, उसको यूजेबल फॉर्म में फिक्स करके प्लांट उसको यूटिलाइज करता है। और अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में CO2 को रिलीज कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, ठीक है।
और इस ढंग से ये हो गया दैट इज दो प्रोसेस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कार्बन के सोर्स की बात करें कि जिस कार्बन की हम बात करें कि कार्बन एंटर हो रहा है यहाँ या वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, तो ये कार्बन आ कहां से रहा है, तो कार्बन के दो सोर्स हो सकते हैं आने के, या तो ओशन से कार्बन आ रहा है या तो एटमोस्फियरिक कार्बन है वो। ओके, नेक्स्ट, कार्बन साइकिल को कलेक्टिवली दो फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है बायोलॉजिकल साइकिल जिसमें कि हम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड सेकेंड हो सकता है जियोलॉजिकल साइकिल जिसमें कि मेनली हम दैट इज लाइमस्टोन के फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी कार्बन जो है वो स्टोर होता है। इस ढंग से जो है आपका कार्बन साइकिल मेनली देखने को मिलता है और इस प्रोसेस से होकर वो गुजरता है। ओके, अगर इस पिक्चर को आप देखते हैं तो ये देखिए ये वाला पिक्चर, जिससे कि मान लीजिए ये सनलाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ट्री है, तो ट्री क्या करेगा, सनलाइट से ऑब्वियसली लाइट लेगा एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन यूटिलाइज करेगा, कोई एनिमल यूटिलाइज करेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि मान लीजिए इस एनिमल का डेथ हुआ, तो क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाएंगे ये, आफ्टर मिलियन ईयर्स, बहुत टाइम लगता है इसमें, फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाएंगे। अब फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं, जब जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको दैट इज कोल, पेट्रोलियम, इसके अलावा क्रूड ऑयल हो गया, इन सबको जब बर्न किया जाता है तो वहां से भी कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ओशन की बात करें तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वाटर बॉडी में भी हो रहा हो, क्योंकि वहां पे भी दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो भी CO2 का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब मान लीजिए कि वाटर बॉडीज में भी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसने कि CO2 को प्लांट से लिया है, अब इसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, ये तो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर एनिमल भी रेस्पिरेशन करेगा तो O2 को लेगा, CO2 को रिलीज करेगा, CO2 को छोड़ेगा। अब CO2 को छोड़ेगा तो CO2 देखिए यहां से एंटर हुआ है CO2 एंड वापस से रिलीज हो रहा है दैट इज इकोसिस्टम में ही। प्लांट भी अगर रेस्पायर करता है तो वो CO2 को छोड़ेगा, दैट इज रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो ये भी यहाँ से CO2 को रिलीज करेंगे। तो शुरू कहां से हुई थी कि CO2 को यूटिलाइज करना है, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहां पे जा रहा है कि CO2 को रिलीज भी किया जा रहा है। हेंस ये साइकिल ऐसे ही मेंटेन रहता है, यूटिलाइजेशन रिलीज, और ये साइकिल इसी ढंग से चलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन साइकिल का एक जिस्ट की ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो अगर एक रिवाइज फॉर्म में देखना चाहें तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन साइकिल दो फेज में चल सकता है, ऑल्दो इन सारे के सारी चीजों को हम एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कार्बन साइकिल के दो फेज हो सकते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल एंड जियोलॉजिकल साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात कर रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जियोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तो उसी के अंदर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसके अलावा वेदरिंग के कारण जो है कार्बन का वहां पे साइकिल चल रहा होता है। सेडिमेंटेशन दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ दी दैट इज डिफरेंट मिनरल्स एंड पार्टिकल्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजें जो है कार्बन का एमिशन करती हैं, और इन्हीं दोनों से मिलकर कार्बन साइकिल इन्हीं दोनों से मिलकर पूरा का पूरा बनता है। अगर हम एक देखना चाहें दैट इज एक पूरा का पूरा कलेक्टिवली समरी की हो क्या रहा था, तो वो हमें एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो इसे हम एक रिविजन बॉक्स के तौर पे जो है ले लेते हैं, आपको एक बेटर आइडिया देगा कि हमने आखिर में पढ़ा क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कहा कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो यहाँ पे काम करेगा। अब इस एटमॉस्फेरिक CO2 को कौन कौन लेगा, इस एटमॉस्फेरिक CO2 को प्लांट लेगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने लिया और प्लांट ने क्या किया, दैट इज शुगर का फॉर्मेशन किया। शुगर क्या हुआ, शुगर उसका कार्बन सोर्स हो गया, ठीक है। फिर इस प्लांट को किसने फीड किया, दैट इज दी हर्बीवोर ने किया। हर्बीवोर की बॉडी में क्या हुआ, हर्बीवोर की बॉडी में भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड का प्रोडक्शन हुआ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, और भी बहुत कुछ जो अभी हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं। अब इनकी अगर हम बात करें दैट इज हर्बीवोर का, तो इन्होंने तो प्रोड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो चार केसेस हो सकते हैं कि इस हर्बीवोर को किसी और ने कंज्यूम किया, ठीक है, किसी और ने दैट इज कार्निवोर ने इसके ऊपर फीड किया। कार्निवोर भी क्या करेगा, कार्निवोर भी अपना बायोमास बढ़ाएगा,
दैट इज उसके अंदर भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो होगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर ये कार्निवोर रेस्पायर करते हैं, ठीक है, ऑल दो रेस्पिरेशन का केस सभी में आता है, चाहे आप रेस्पिरेशन कार्निवोर्स की कहें, हर्बीवोर्स की कहें, प्लांट की कहें, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये रेस्पायर करेंगे, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। तो देखिए CO2 पहले इनकॉर्पोरेट किया गया फिर रिलीज किया गया। प्लांट में भी ऐसा होगा कि प्लांट भी अगर रेस्पायर करता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं, अगर ये रेस्पिरेशन करता है, रेस्पायर लिख देती हूँ, तो वो CO2 को रिलीज करेगा। इतना ही नहीं, अगर ये हर्बीवोर भी रेस्पायर करता है तो ये भी CO2 को रिलीज करेगा, राइट। ये वाला आई थिंक यहां तक ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। ये जो साइकिल थी उसे हम बायोलॉजिकल साइकिल कह रहे थे, मतलब ये जो पहला वाला फेज था ये हुआ, इसी में हम जियोलॉजिकल साइकिल को भी ऐड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो एटमोस्फेरिक CO2 होता है, जब ये इकोसिस्टम में, मैं यहां से बना रही हूं, जब ये इकोसिस्टम में वाटर प्लस कैल्शियम दोनों के साथ जब मिलता है तब ये क्या बना सकता है, तब ये लाइमस्टोन बना सकता है, ठीक है, लाइमस्टोन बना सकता है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये सब क्या हो गए, ये वापस से फिर क्या हो गए, दैट इज CO2 ही हो गए, राइट। ये CO2 के ही, दैट इज कार्बन के ही रिजर्वर हो गए। तो वापस से देखिए ये साइकिल एज इट इज चला, यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे जो है इसको प्रॉपर ढंग से जो है वापस से गिव अप कर दिया गया, यानी वापस से ये साइकिल रिपीट हो गया। अब आप चाहें तो इसको वापस से घुमा के CO2 पे ला सकते हैं, मैं इसको साइकिल की तरह ना बना के आपको पूरा समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ। एक और यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है, मान लेते हैं प्लांट का इसी स्टेज में डेथ हो गया, ठीक है, इसका हो गया डेथ, या फिर हर्बीवोर का मान लेते हैं डेथ हो गया, या फिर मान लेते हैं कार्निवोर का डेथ हो गया, क्योंकि डेथ एक ऐसा इवेंट है जो कि कंट्रोल में नहीं है, किसी का भी हो सकता है। तो ये जो डेथ इवेंट है वो क्या करेगा, वो इन सारे के सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर को फॉसिल फ्यूल में चेंज करेगा। फॉसिल फ्यूल, F² लिख सकते हैं इसको हम, फॉसिल फ्यूल को F² लिख देते हैं, टाइम सेव होगा हमारा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं है कि कुछ सालों में ही हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है फॉसिल फ्यूल बनने में। तो हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं। अब अगर ये चीज चलती है, फॉसिल फ्यूल मान लीजिए बर्न होता है, तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल अगर बर्न होता है तो ये वापस से एटमोस्फेरिक CO2 का फॉर्म ले लेगा, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो वापस से ये साइकिल रिपीट हो गई, राइट। इस ढंग से हमने देखा कि ये कैसे कैसे हुआ। और इतने ही नहीं, यहाँ पे अगर सारी की सारी चीजें देखी जाए कि फॉसिल फ्यूल अगर बर्न करते हैं तब ये CO2 रिलीज होगा, राइट, CO2 एज इट इज जो है रिलीज होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और भी बहुत से इवेंट होते हैं, जैसे कि हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन में भी CO2 को रिलीज किया जाता है। तो ये एक जिस्ट हो गया कि कार्बन साइकिल चलती कैसे है। अब यहाँ पे जो हमने फॉसिल फ्यूल लिया उसके बाद वेदरिंग होती है, वेदरिंग को भी इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो। वेदरिंग भी फिर क्या करेगी, दैट इज रॉक का फॉर्मेशन करवाएगी, फिर वो रॉक का आगे फर्दर दैट इज प्रोसेस किया जाएगा उसको, तो वापस से फिर वो जाकर ऐसे एक रूट में कन्वर्ट दैट इज एंटर कर जाएगा, जहां से वापस से फिर CO2 का रिलीज होगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो है ओवरऑल पूरे कार्बन साइकिल को कंप्लीट करती हैं। सो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया मिला होगा रिगार्डिंग दी कार्बन साइकिल। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।